चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन 8 और 9 दो क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखो, तो उसमें से ये क्वेश्चन देखते जाएं। जैसे कि देखो, आपके पेज नंबर 209 पे जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, लिखा हुआ है उसमें कि विदित एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो 2:3। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/16 वाज एज अंडर। एंड जो नीचे लिखा हुआ है उसमें कि दे एडमिटेड बंटी ऑन 1/4/16 एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे दो पार्टनर थे, विदित और विशाल, और उन्होंने नए पार्टनर बंटी को एडमिशन दिया। तो उस पर से हमें ये सॉल्व करना है ना। पहले अकाउंट चेक कर लिया करो, उसमें एक ही चीज पहले चेक किया करो कि कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बनाना है क्या। तो यहाँ बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही लिखा हुआ है, करंट अकाउंट नहीं लिखा हुआ। मतलब इसमें करंट अकाउंट नहीं बनाना है, वही रेगुलर 4 अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले बनाना होगा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये 3 पार्टनर का नाम लिखेंगे, विदित, विशाल और बंटी। उसके बाद आएगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के बाद आखिरी में बनेगा बैलेंस शीट। ऐसे बनेगा ना, और उसके बाद एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट करते जाएंगे। अब पहला एडजस्टमेंट ऐसा दिया हुआ है कि विदित विल सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सैक्रिफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन अ फेवर ऑफ बंटी। देखो, ये फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट नहीं है, फर्स्ट वाला सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि विदित और विशाल इतना इतना सैक्रिफाइस करते हैं। अब आपको याद है हमने 2 सम आगे के किए, तो उसमें गुडविल की कोई भी एंट्री जब करते हैं ना, कोई भी गुडविल की एंट्री करते हैं तो उसके लिए क्या ढूंढते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढते हैं कि कौन से पार्टनर ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया, वो ढूंढते हैं कि नहीं। यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस ढूंढ के ही दे दिया है, तो ये तो उल्टा इजी हो जाता है आपका। हम लोग सैक्रिफाइस ढूंढते हैं ना, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सैक्रिफाइस दे दिया है कि भाई विदित ने 1/4 सैक्रिफाइस किया और विशाल ने 1/8 पार्ट सैक्रिफाइस किया है। तो अब सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट मिल गया ना इस पर से। तो ये इन्फॉर्मेशन है। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट देखें। पहले एडजस्टमेंट की कोई काउंटिंग अभी तो नहीं होगी ना, वो तो जब गुडविल काउंट करेंगे तो उसको देखेंगे। अब सेकेंड एडजस्टमेंट है कि बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कि बंटी जब वो नया पार्टनर आया तो हम पता ही है कि वो पैसे तो लेके ही आएगा कुछ ना कुछ, कि वो 72,000 कैपिटल का लेके आया और अपनी गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आया। गुडविल का कितना हिस्सा नहीं पता है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा उसको, है ना। सिर्फ लिखा हुआ है ना, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि अपना हिस्सा लेके आया, लेकिन उसकी गुडविल का हिस्सा कितना वो ढूंढना तो पड़ेगा ना। चलो वो गुडविल की एंट्री देखते हैं। भाई पहले वो 72,000 कैश लेके आया है, पहले वो एंट्री तो कर दें, कैश की तो लिख देना पहले। ये जो कैश आ रहा है तो उसकी 2 एंट्री रेगुलर होती है ना, हर सम में ऑलमोस्ट स्टार्टिंग एंट्री यही होती है। तो वो 72,000 कैश लेके आया है, तो उसकी पहली एंट्री कहाँ करते हैं, पहली एंट्री करते हैं हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट में। पैसे आए ना, तो कैश के डेबिट में लिखते हैं, नाम लिखेंगे बंटीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में 72,000 रुपीज वो लेके आया। और ऐसे ही इसकी दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री जाएगी कैपिटल में। दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखें, कैश के डेबिट में लिखा तो इसके क्रेडिट में कैश अकाउंट। कैश लेके आया ना, कौन लेके आया कैश, तो बंटी। बंटी में लिखेंगे 72,000 रुपीज। ओके, ऐसी एंट्री हुई। अब उसके साथ गुडविल की एंट्री करें। अब गुडविल की एंट्री में ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में यही एंट्री ध्यान देते हैं और तो कोई जरूरी नहीं है, बराबर। उन सब में तो सिर्फ लॉजिक है, इसमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंटी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो अपना हिस्सा कैश में लेके आ रहा है, लेकिन उसका हिस्सा कितना। तो देखो नंबर 3 में ऐसा दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 32,000। ये पूरे फर्म मतलब पूरे बिजनेस की गुडविल 32,000 है, लेकिन उसमें से बंटी का हिस्सा कितना होगा वो ढूंढना होगा। जनरली उसका हिस्सा अगर ढूंढना हो ना हमें, बंटी का हिस्सा,
तो न्यू रेशियो हमारे पास होना चाहिए। कल जैसे हमारा एक क्वेश्चन था ना, उसमें दिया हुआ था कि न्यू रेशियो नए पार्टनर का 4:3:3 ऐसे करके लिखा हुआ था उसमें, ठीक है, कल के क्वेश्चन में। तो उससे पता चल जाता था कि हाँ भाई जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना, न्यू रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे तो उन पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो इस पर से ये एक लॉजिक समझो कि जब नए पार्टनर का हिस्सा ढूंढना हो और कहीं पे कुछ भी न दिया हुआ हो ना, तो पुराने पार्टनर जितना भी सेक्रीफाइस करेंगे ना, वो उतना टोटल नए पार्टनर को मिलेगा। एक अमाउंट के हिसाब से समझो कि समझो पुराने पार्टनर जो है वो 2 पार्टनर थे, विदित और विशाल। उस विदित ने यहाँ पे तो दिया हो ना 1/4 शेयर। अब 1/4 उसे छोड़ो, अमाउंट तो याद रखो कि समझो विदित ने 10,000 रुपए सेक्रीफाइस किए, विशाल ने 20,000 रुपए सेक्रीफाइस किए, तो बंटी को टोटल कितने मिले? तो जो दोनों ने छोड़े होंगे, उसने 10,000 छोड़ दिए, उसने 20,000 छोड़ दिए, सेक्रीफाइस किए, तो वही टोटल बंटी को मिलेगा ना, बराबर ना। मतलब बंटी को टोटल 30,000 रुपए मिले। ये अमाउंट वाइज जस्ट एग्जाम्पल। तो मतलब ऐसा समझो कि जो पुराने पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करते हैं ना, उतना नए पार्टनर का शेयर होता है, उतना हिस्सा होता है नए पार्टनर का। तो अब ये पूरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ समझो। अब ये कैलकुलेशन जो रफ में लिखी जाती है, मैंने यहाँ पे लिखी है, अब ध्यान से समझना ये कैलकुलेशन, बराबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट शेयर ऑफ बंटी। भाई बंटी का प्रॉफिट शेयर ढूंढेंगे कि उसका हिस्सा कितना है। तो जो दोनों का सेक्रीफाइस होगा ना, सेक्रीफाइस ऑफ विदित प्लस सेक्रीफाइस ऑफ विशाल, उन दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस वो बंटी का शेयर होगा, वो बंटी का हिस्सा होगा। तो विदित ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 प्लस विशाल ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8। दोनों का प्लस करो ना, तो पहले एलसीएम करना होगा। एलसीएम में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4 अपॉन में 32। तो 8 + 4 12, 12 अपॉन में 32। तो 12 अपॉन 32 दोनों कट होंगे 4 4 से, 4 4 से कट हो जाएंगे ना, 4 3 जा और 4 8 जा, तो आंसर मिल जाएगा 3/8। मतलब कि बंटी का हिस्सा वो कितना मिला? 3/8 मिला। ये बंटी का हिस्सा हुआ। तो ये बंटी का जो शेयर मिला ना, तो अब इस शेयर के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी गुडविल का हिस्सा ढूंढेंगे कि वो कितनी गुडविल कैश में लेके आया होगा। तो अब देखो ये बंटी का हिस्सा मिल गया 3/8, याद रखना। तो अब टोटल गुडविल आपको दी गई है 32,000। टोटल गुडविल कितनी दी गई है? 32,000 दी गई है। तो उसमें शेयर ऑफ बंटी, बंटी का हिस्सा कितना? तो इस 32,000 को 3/8 से मल्टीप्लाई, ये बंटी का हिस्सा ढूंढा ना 3/8, तो 32,000 को 3/8 से मल्टीप्लाई, तो आंसर मिला 12,000। मतलब बंटी अपनी 12,000 गुडविल कैश में लेके आएगा। ओके, ध्यान रखना। और फिर से आपको बोल रहा हूँ बेटा, हर सम में सिर्फ गुडविल की एंट्री अलग होगी, बाकी सभी एंट्री सेम रहेगी। तो हर सम में जो मैं ये न्यू थियरी लिख रहा हूँ ना, जो न्यू मेथड, न्यू कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, इन्हें आप लोग भी नोट करते जाना कहीं पे अच्छी तरह से, तो एग्जाम टाइम पे याद रहेगा, ठीक है ना। यहाँ जैसे दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ था, तो दोनों के सेक्रीफाइस को प्लस करो तो उसका नया शेयर मिलता है न्यू पार्टनर का। तो यहाँ पे हमें उसकी गुडविल का हिस्सा भी पता चल गया ना, 12,000 इतना वो कैश में लेके आएगा। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 5 रूल लिखवाए थे, उसके हिसाब से एंट्री कैसे करते हैं हम लोग कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ न्यू गुडविल इन कैश, कि जब वो कैश में लेके आ रहा है ना, तो एक तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट में, और वो फिर पुराने पार्टनर को बांट देते हैं। कैश के डेबिट में लिख के दूसरी एंट्री ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में, उनके क्रेडिट में ना, कैसे? तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, है कि नहीं। यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना इजी है आपके लिए, क्योंकि आपको दोनों का सेक्रीफाइस ऑलरेडी दिया हुआ ही है, हमें बस उसका रेशियो बनाना है। ये दोनों का सेक्रीफाइस तो दिया हुआ ही है ना, कि विदित का सेक्रीफाइस दिया हुआ है 1/4,
और विशाल का सेक्रीफाइस दिया हुआ है 1:8। तो इन दोनों के सेक्रीफाइस का हम लोग रेशियो बनाए। रेशियो कैसे बनाते हैं? तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कल वाले सम्स में भी मैंने बताया था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर वो दोनों रेशियो बन जाते हैं। तो मतलब यहाँ देखो ये 4 है ना और यहाँ पे 8 है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहिए। तो ये 4 और 8 में थोड़ा लॉजिकली सोचो कि यहाँ जैसे 4 है, उस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 हो जाएगा ना, यहाँ अपॉन में 4 है वो, ये डिनोमिनेटर खाली सेम होने चाहिए कैसे भी। तो इसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बन जाएगा कि नहीं, तो सेम हो जाएंगे ना। फिर 8 को इसको कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब रूल है जो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ऊपर 1 2 ज़ा 2 और नीचे 4 2 ज़ा 8, कितना हो जाएगा 2/8, और ये तो 1/8 है ही। अब दोनों के सेक्रीफाइस में नीचे सेम आ गया ना, 8 और 8, तो अब वो सेम आ गया, तो ऊपर वाला नंबर हमारा रेशियो कहलाता है। ये 8 8 सेम हो गया, तो ऊपर कौन सा नंबर आया 2 एंड 1, तो मतलब सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ हमारा 2:1 हुआ। समझे कैसे? ठीक है ना, ये सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया ना 2:1। इसका मतलब ये कि जो 12,000 की गुडविल है ना, वो दोनों पार्टनर को, विदित और विशाल को 2:1 में बांटेंगे। कैसे बांटते हैं कि अगर 2 रेशियो में बांटना हो तो उसी 12,000 को मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे ना, मल्टीप्लाई 2/3 मतलब समझो 8,000 आ जाएगी, तो उस विदित को 8,000 की गुडविल मिलेगी 12,000 में से। और अगर 1 रेशियो का ढूंढना हो तो इसी 12,000 को फिर मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 1/3 करो मतलब 4,000, मतलब कि यहाँ पे उस विशाल को 4,000 की गुडविल मिलेगी। तो जो बंटी 12,000 की गुडविल कैश में लेके आएगा ना, वो दोनों को 8,000 और 4,000 करके बांट देंगे। ठीक है, तो अब एंट्री करें ना, पहली एंट्री कैश के डेबिट में और दूसरी एंट्री उन पार्टनर्स को बांट देंगे। तो सबसे पहली एंट्री कैश के डेबिट में करें, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखें प्रीमियम ऑफ गुडविल, नई गुडविल है इसलिए प्रीमियम ऑफ गुडविल 12,000 रुपए, और इसे बांट देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो अब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं और वहां पे भी लिखें प्रीमियम ऑफ गुडविल और वो दोनों को बांट दें। 12,000 को 2:1 में बांटना है, तो 8,000 और 4,000 करके बांट देंगे। ऐसे बांट दी जाएगी ना, उसमें हो गई ना ये भी एंट्री। अब उसके बाद का एडजस्टमेंट, नंबर 3 वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। अब नंबर 4 वाला एडजस्टमेंट, इसमें दिया हुआ है कि विदित एंड विशाल विड्रू 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। अब ये ऐसा कि दोनों को जितनी जितनी गुडविल मिली ना, कि भाई विदित को मिली 8,000 और इसको मिली 4,000, ये दोनों को गुडविल मिली, इसमें से 50% गुडविल वो दोनों विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब कैसे, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं ना, कि इसमें से आधी आधी गुडविल दोनों कैश में लेके जा रहे हैं, कैश में लेके गए ये दोनों। मतलब इससे जो 8,000 मिला तो उसमें से 4,000 अपने घर पे लेके गया, और ये जो 4,000 मिला उसमें से 2,000 अपने घर पे लेके गया। ये गुडविल जनरली बिजनेस का कहलाता है, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए उन्होंने विड्रॉ कर दिया, अपने घर पे लेके गए जैसे, ऐसे समझ लो। समझे ना? तो उनकी एंट्री कैसे करते हैं कि देखो इन दोनों पार्टनर को मिली थी तो हमने क्रेडिट में लिखा ना उसे, दोनों को मिली तो क्रेडिट में लिखा ना 8,000 और 4,000। अब वो दोनों लेके जा रहे हैं, दोनों लेके जा रहे हैं, मतलब इनकी एंट्री यहाँ डेबिट में करेंगे। डेबिट में इनकी एंट्री करेंगे कि वो पर्सनल यूज के लिए लेके गए। और कितनी, तो आधी आधी, भाई 8,000 की 4,000 लेके गया ये विदित, और विशाल 4,000 की 2,000 लेके गया। 50% वो लेके गया ना, तो इसकी उल्टी एंट्री करते हैं ना। समझ गया ना? तो देखो यही कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही पहली एंट्री करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश में लेके गए दोनों, कि यहाँ जो 8,000 थी उसकी अमाउंट विदित की, उसमें से ये 4,000 लिखेंगे। यहाँ पे गुडविल नहीं लिखेंगे, बरोबर ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल ऐसे नहीं लिखेंगे, उससे तो जो भी पैसे मिले हो आधे वो लेके गया ना। और यहाँ पे विशाल के जो 4,000 थे
उसमें से 2000 वो पर्सनल यूज के लिए लेके गया है, बराबर। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, ये जो कैश है अकाउंट है तो उसकी दूसरी एंट्री, तो यहाँ वो कैश में लेके गए हैं, मतलब बिजनेस का कैश गया, और अगर बिजनेस का कैश जाए तो उसका मतलब दूसरी एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट में करते हैं, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो मतलब अब कैश अकाउंट में जाएं और उसके क्रेडिट में लिखें, वहां पे भी गुडविल नहीं, दोनों का नाम लिखेंगे कि विदित कैपिटल अकाउंट, विदित ने 4000 उठाए हैं, मतलब 4000 लेके गया पर्सनल यूज के लिए। एंड विशाल कैपिटल अकाउंट, तो विशाल ने 2000 उठाए हैं, 2000 पर्सनल यूज के लिए लेके गया वो। समझ आई बात है। तो देखो जैसे हमने गुडविल की एंट्री की ना कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में, तो उसमें से वो 50% पर्सनल यूज के लिए लेके गए हैं, तो उसकी उल्टी एंट्री हो गई, कैपिटल के डेबिट में और ये कैश के क्रेडिट में। ऐसे एंट्री ना उसी की उल्टी एंट्री कर दी ना गुडविल की, बराबर। समझ आई बात। अब ऐसे ही नंबर 5 वाला एडजस्टमेंट, नंबर 5 का एडजस्टमेंट ऐसा दिया हुआ है कि प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन गिनना है। तो मशीन दी गई है ना, कितनी दी गई है मशीन, 30,000 दिया हुआ है, बैलेंस शीट में आपके लिखा हुआ है। तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन गिने हम लोग, तो उसे कहाँ लिखते हैं हम लोग, उसे लिखते हैं एसेट्स में। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाते हैं, और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाकर यहाँ पे लिखे मशीनरी, मशीनरी 30,000 और माइनस डेप्रिसिएशन उसके 10%। तो 30,000 के 10% गिनो, कितने आएंगे, 3,000 रुपीज। तो 30,000 में से 3,000 माइनस करो तो कितना मिलेगा, 27,000 रुपीज मिलेगा, बरोबर। तो ये मशीनरी की वैल्यू मिल गई 27,000 नई वैल्यू। और ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसकी दूसरी एंट्री चाहिए ना, ये एडजस्टमेंट है दूसरी एंट्री। अब ये डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, नुकसान हुआ ना, तो दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन में करते हैं। लॉस है तो कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, लॉस को रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। तो अब रीवैल्यूएशन में जाएं और उसके डेबिट में लिखें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,000 रुपीज, ये इतना लॉस हुआ ना, बराबर। ये 5 वाला भी हो गया एडजस्टमेंट। उसके बाद 6 वाला एडजस्टमेंट, 6 वाला एडजस्टमेंट ऐसा है कि राइट ऑफ 3600 एज बेड डेब फ्रॉम डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेब इज टू बी मेड एट 15%। यहाँ पे जो डेप्टर्स हैं उन डेप्टर्स के ऊपर बेड डेब और बेड डेब रिजर्व गिनना है। तो ऊपर बैलेंस शीट में डेप्टर दिया हुआ ना 39,600, उनके ऊपर पहले बेड डेब फिर बेड डेब रिजर्व, पता वो फाइनल अकाउंट करते थे तो उसमें भी वो पूरा फॉर्मेट बनाते थे। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में वहां पे लिखें, ये ऊपर पहले लिखें डेप्टर्स, कितने डेप्टर 39,600। फिर उन डेप्टर्स में से ये बेड डेप माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ना बेड डेप, कितना बेड डेप माइनस करना है, आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 3600। तो बेड डेप माइनस करेंगे, माइनस 3600, तो बचे कितने 36,000, 36,000। और फिर ये बेड डेप रिजर्व उस पर माइनस करना है, फिर लिखा हुआ है ना आगे कि प्रोविजन ऑफ बेड डेप मेंटेन एट 15%। प्रोविजन ऑफ बेड डेप मतलब बेड डेप रिजर्व हुआ कि बेड डेप रिजर्व 15% रखना है। तो यहाँ जो आपका 36,000 आया, उस 36,000 का 15% निकालेंगे। तो 36,000 का 15% कितना आ जाएगा, 5,400 आ जाएगा, बरोबर। ये बेड डेप रिजर्व और 36,000 में से 5,400 माइनस करें तो मिलेगा 30,600। ओके। और फिर इनकी दूसरी एंट्री चाहिए ना, तो यहाँ पे ये बेड डेप की दूसरी एंट्री चाहिए सिर्फ, और बेड डेप रिजर्व की। अब ये फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे, कि फाइनल अकाउंट में तो ऐसा करते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर उसमें पूरा फॉर्मेट बनाते थे, बेड डेप ओल्ड, बेड डेप न्यू, है ना, बेड डेप एडजस्टमेंट, ये सब लिखते थे ना। इसमें नहीं, इसमें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है, तो खाली नुकसान है या फायदा है वो चेक करते हैं। अब ये बेड डेप, तो बेड डेप तो हमारा नुकसान ही है, मतलब उसे तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे हम लोग, बराबर ना, 3600 रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे।
और उसके बाद बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट रिजर्व भी नुकसान है। कोई भी रिजर्व करते हैं मतलब साइड में पैसे किए हमने, तो एक तरह से तो हमारे प्रॉफिट में से ही अलग करना होता है ना, तो ये भी हमारा नुकसान है। तो बैड डेट रिजर्व भी हम लोग वहीं लिखते हैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक ध्यान देना है सिर्फ बैड डेट रिजर्व के लिए। बैड डेट हमारा नुकसान है 3600, वो तो पूरा लिखेंगे। लेकिन बैड डेट रिजर्व, तो यहाँ पे बैड डेट रिजर्व एक आपको दी गई है बैलेंस शीट में, दिया हुआ है ना बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व। देखो बेटा ये चीज ध्यान देते हैं हाँ? कि भाई एडजस्टमेंट में जब ये ऐसा आता हो ना, अब इसमें ध्यान देना कोई भी ऐसे रिजर्व की चीजें हो, ये चीज ध्यान देना बेटा। बैड डेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ऐसा कोई भी रिजर्व हो तो उसे एक बार क्वेश्चन में चेक किया करो कि क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है पहले ही। तो यहाँ बैड डेट रिजर्व यहाँ पे तो भले 54 आया, लेकिन वहां ऊपर दिया हुआ है बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 1800 रुपए लिखा हुआ है ना, 1800 रुपए। तो इसका मतलब क्या पता है कि हम लोग जो पैसे साइड में करते हैं ना वो रिजर्व होती है ना, तो हमारे पास पहले से ही 1800 रुपए साइड में किए हुए थे, पहले से ही पड़े हुए थे। और हमें टोटल बेड डेट रिजर्व कितने अलग करने थे, 5400 अलग करने हैं, लिखा हो ना 15% अलग करने हैं, मतलब 5400 अलग करने हैं। और इस 5400 में 1800 मेरे पास पहले ही पड़े हुए हैं, तो बाकी मैं कितने अलग करूंगा, तो बाकी के मैं सिर्फ 3600 रुपीज अलग करूंगा। समझे कि ये नुकसान तो है, रिजर्व के लिए मुझे पैसे थोड़े साइड में रखने हैं, तो 5400 रुपए साइड में रखने हैं, उसमें से पहले ही मैंने 1800 रुपए साइड में रख दिए थे, ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो बाकी अब मैं और कितने निकालूंगा, 3600 ही निकालूंगा। मतलब इस साल मेरा नुकसान सिर्फ 3600 का ही है, क्योंकि 1800 रुपए वो अगले साल के पहले ही मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अभी मेरा नुकसान सिर्फ कितना हुआ, 3600 का। तो जो रीवैल्यूएशन में मैं लिखता हूँ ना, तो वो रीवैल्यूएशन में 36 ही लिखूंगा। यहाँ मैं पूरा 54 लिखूंगा, ये बात सही है, यहाँ तो काउंटिंग 54 की, लेकिन रीवैल्यूएशन में नुकसान बताना है, तो नुकसान मेरा सिर्फ 36 का, 54 का नहीं। समझ आ रहा है लॉजिक? ये ध्यान दो बेटा, ये कहीं पे भी लिखना नहीं है, ये 1800 की एंट्री होगी ही नहीं, ये 1800 की अमाउंट कहीं पे नहीं लिखनी है, क्योंकि वो इसमें आ गए, इस 54 के अंदर 1800 रुपए इंक्लूड हो गए, तो अब कुछ नहीं लिखना है आगे। हमें एंट्री सिर्फ इस 36 की करनी है, और ये ध्यान दो ये इसकी मेंशन भी कहीं भी नहीं होगा, ये आपको लॉजिक से करना है। मतलब कि ये जो बेड डेप है ना, वो बेड डेप लिखेंगे 3600 का, और ये जो बेड डेप रिजर्व है ना, वो बेड डेप रिजर्व भी लिखेंगे 3600 का, दोनों 3600 का आ गया बराबर। तो देखो अब रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे उनकी एंट्री करने के लिए, और वहां पे बेड डेप और बेड डेप रिजर्व की एंट्री के बेड डेप में लिखेंगे 3600 और बेड डेप रिजर्व में भी 3600। देखो मैंने गलती से लिख दिया है 5400, बराबर, मैंने भी उतावल में लिख दिया कि यहाँ पे 54 नहीं, कितना आएगा 3600। हमने एडजस्टमेंट देखा ना कि वहाँ 54 में से 1800 रुपए मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे, तो बाकी का नुकसान 36 ही लिखेंगे। आपने अगर गलती से 54 लिख दिया ना मेरी तरह, तो पूरा आंसर बैठेगा ही नहीं। कितना लिखेंगे बेड डेट रिजर्व, 3600 का। समझ आई ये बात? फिर उसके बाद का एडजस्टमेंट देखें, तो उसके बाद नंबर 7 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मतलब कि नई वैल्यू जो रीवैल्यूएशन करके मिलती है, कि वो नई वैल्यू 9000 रुपए की हो गई। कि इन्वेस्टमेंट ऊपर देखो एसेट्स में कितना लिखा हुआ है 18000 का, उसमें से यहाँ पे उसकी वैल्यू 9000 हो गई, आधी हो गई। मैंने जहाँ पे पैसे लगाए थे ना, मेरे पैसे डूब गए, इन्वेस्टमेंट में पैसे डूब गए, आधे हो गए, 18 के 9000। तो ये जो नुकसान है वो तो पहले तो एसेट्स में लिखेंगे ना, बैलेंस शीट के एसेट्स में। सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएं और उसके एसेट्स में लिखें, तो उनके एसेट्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे 18000 रुपए, ये इन्वेस्टमेंट 18000, और उसमें से डिक्रीज करेंगे 9000, आधे कम हो गए ना, डिक्रीज 9000, तो बाहर भी 9000 लिखेंगे।
कि अब नई वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 9000 हो गई, और ये जो 9000 डिक्रीज हुए, ये जो 9000 का लॉस हुआ उसे रीवैल्यूएशन में लिखेंगे ना। लेकिन लेकिन यहाँ पर भी वही चीजें देखनी है बेटा। मैंने बताया आपको, जब भी बेड डेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन ऐसा कुछ भी हो ना, तो पहले एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लिया करो कि देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आपके पास पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट रिजर्व 7,200 है ना इन्वेस्टमेंट रिजर्व। ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व मतलब साइड में अलग किए हुए पैसे। ये क्यों अलग करते हैं हम लोग, कि अगर कभी इन्वेस्टमेंट में नुकसान होना तो उसकी भरपाई इसमें से कर देंगे। तो अभी हुआ ना हमें नुकसान, कितने का नुकसान हुआ, 9,000 का नुकसान हो गया। तो इसे 9,000 के नुकसान में 9,000 रुपए जो नुकसान हुए हमारे पास, उसमें 7,200 मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे, मैंने साइड में करके रखे थे 7,200। तो मतलब अभी मेरा नुकसान सिर्फ 1,800 रुपए का हुआ। मैंने इन्वेस्टमेंट रिजर्व ऑलरेडी साइड में कर लिए थे पैसे, तो वो हम लोग इसमें काउंट कर लेंगे ना, वो नुकसान के लिए ही तो रखते हैं। तो 9,000 में से 7,200 वो मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे, तो अभी नुकसान मेरा सिर्फ कितना, 1,800 रुपए का। मतलब जो रीवैल्यूएशन में लिखेंगे ना, वो रीवैल्यूएशन में सिर्फ 1,800 की एंट्री करेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, जैसे बेड डेट रिजर्व में देखा था मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे इसमें से, वैसे ही यहाँ इन्वेस्टमेंट के भी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसकी एंट्री सिर्फ 1,800 रुपए की आएगी। मतलब कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, और रीवैल्यूएशन के डेबिट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 1,800 का, बरोबर ना। देखो ये बेड डेट रिजर्व की ये अमाउंट अब सब में गलत आएगी है, क्योंकि गलत छप गया इसमें। तो बेड डेट रिजर्व 3,600 ही है, वो हर एक में ध्यान देना, हर एंट्री में होगी वो तो 3,600 ही। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 1,800 रुपए का, सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ हमारा। समझ आई बात है? और वो 7,200 है ना, वो एडजस्टमेंट हो गया हमारा, कि 9,000 के नुकसान में वो जो 7,200 साइड में रखे थे, अब उसकी दूसरी एंट्री कहीं नहीं करनी, वो 7,200 कहीं नहीं लिखना है, वो हो गया एडजस्टमेंट उसके अंदर। हमें सिर्फ यहाँ पे नुकसान बताना है 1,800 रुपए का, समझे। फिर देखो 8th वाला एडजस्टमेंट, कि 8th एडजस्टमेंट में ऐसा दिया हुआ है, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹30,000। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, इसका मतलब कल भी ये बताया था कि जो वर्कर्स को कुछ नुकसान हो जाए ना, उन्हें कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए और कुछ हो जाए, तो उन्हें मालिक पैसे देता है। तो वैसा वर्कर को 30,000 रुपए हमें देने हैं। तो जो भी ये वर्कर्स को देने होते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है, बराबर ना। लायबिलिटी कहलाती है हमारी 30,000 रुपए की, और उसमें हम लोग पहले ही थोड़े पैसे अलग करके रखते हैं। तो ऊपर देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वो हमने अलग करके रखा है ना, कितने अलग करके रखे हैं, 24,000 रुपए, है कि नहीं ऊपर बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000 अलग किए हैं, लेकिन वर्कर को देने पड़ रहे हैं अभी 30,000 रुपए। होता है ना यार, कभी हमने अलग तो किए थे 24,000, लेकिन अभी नुकसान हो गया 30,000 का, तो उल्टा 6,000 हमें और ज्यादा नुकसान देना पड़ेगा। 6,000 का और भी नुकसान देना पड़ेगा ना, अपने जेब में से पैसे निकाल के देने पड़ेंगे हमें, समझे। तो देखो इनकी एंट्री कैसे करेंगे, कि पहले तो 30,000 वर्कर को देने, वो तो कंपलसरी देने हैं ना, वर्कर थोड़ी मना करेंगे कि यार चलो चलेगा मत दो, उनको तो कंपलसरी देने ही पड़ेंगे। तो ये 30,000 तो हमारी लायबिलिटी हो गई, ये 30,000 वो क्या हो गई हमारी लायबिलिटी, वो कंपलसरी लायबिलिटी है हमारी। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएंगे, और लायबिलिटी में यहाँ पे ऊपर कुछ लाइन छोड़कर पहले लिख देंगे कि क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्लेम कितना आया, 30,000 रुपए, बराबर। 30,000 वर्कर्स को देने हैं। अब इस 30,000 में से हमारे पास 24,000 ही पड़े हुए थे, ये भी देखो मन में काउंट करना है, कहीं लिखना नहीं है ऐसा कुछ, कि 30,000 में से 24,000 मेरे पास पड़े थे, मतलब कि 6,000 रुपए उल्टा अपनी जेब में से मुझे देने पड़ेंगे ना, 6,000 अपनी जेब में से। तो ये 6,000 का क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ, लॉस हुआ हमारा।
तो ये जो 6,000 का लॉस हुआ उसे कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे कि 6,000 का लॉस हो गया हमारा। वैसे तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है ना, पार्टनर में बांट देते हैं ना पार्टनर्स को, लेकिन कुछ बचे तो बांटते हैं, या तो उल्टा अपनी जेब से लगाने पड़ रहे हैं, तो अब ये पार्टनर को बांटेंगे ही नहीं ना, समझे ना। 24,000 हमारे पास पड़े थे, उल्टा उसमें से 30,000 देने हैं, तो अभी पार्टनर को बांटेंगे थोड़ी, उल्टा पार्टनर से लेंगे कि लाओ भाई अभी। तो इसीलिए ये 6,000 वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, लॉस में। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे कि वहां डेबिट में लिखें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना, या वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ठीक है, कितना 6,000 रुपीज। तो ये 6,000 रुपीज वो और हमारा लॉस हुआ, समझे। और फिर उसके बाद 9th वाला एडजस्टमेंट। तो 9th एडजस्टमेंट में ऐसा दिया हुआ है 10% ऑफ क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड, कि क्रेडिटर को जितने पैसे देने थे ना उसमें से अभी 10% नहीं देने हैं। तो ये फायदा हो गया हमारा कि देखो क्रेडिटर ऊपर कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 30,000 रुपए दिए हुआ है, उस 30,000 में से 10% अभी 3,000 नहीं देने, तो वो फायदा हो गया ना, ठीक है, वो बच गया हमारे भाई। डिस्काउंट मिला होगा और कुछ मिला होगा कि अभी 3,000 रुपए नहीं देने। तो सबसे पहले लायबिलिटी में उसकी एंट्री करते हैं जहाँ क्रेडिटर आता है। तो लायबिलिटी में जाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में यहाँ लिखें क्रेडिटर, क्रेडिटर 30,000 रुपीज, और उसमें से डिक्रीज करेंगे, उसमें से कम करेंगे कितना, 3,000, 10% हो गया ना, तो बाहर आया 27,000। और ये 3,000 की दूसरी एंट्री ना, ये 3,000 क्या हुआ हमारे लिए, ये फायदा हुआ, उल्टा नहीं देने अभी क्रेडिटर को, तो ये हमारा बेनिफिट हुआ ना। तो इस बेनिफिट को कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे कि ये फायदा हुआ। तो देखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में वहां पे लिखे ये क्रेडिटर्स 3,000 रुपीज कि ये फायदा हुआ, हमें 3,000 अभी बच गया, हमें डिस्काउंट मिला या और कुछ फायदा हो गया। ओके, तो देखो सभी एडजस्टमेंट हो गए ना। अब बाकी की एंट्रीज करते जाएं एक एक करके जो ऊपर बैलेंस शीट में दी गई है। ये देखो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल, कैपिटल है विदित और विशाल का, तो वो तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस करके लिखते हैं ना। तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और कैपिटल अकाउंट में ऊपर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखेंगे विदित में 48,000 और विशाल में 60,000, ठीक है, विदित और विशाल ये दोनों का कैपिटल। उसके बाद कंटिंजेंसी रिजर्व, तो कंटिंजेंसी रिजर्व पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं आया था ना, तो इसका मतलब कंटिंजेंसी रिजर्व बांट देंगे हम लोग। कहाँ बांटते हैं, ये लायबिलिटी में दिया हुआ है, तो यही कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही बांटेंगे ना। इन दोनों पुराने पार्टनर को विदित और विशाल को बांट देंगे ये रिजर्व। 9,000 का रिजर्व है, दोनों को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, पुराने रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो ऊपर कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ऊपर 2:3, मतलब कि ये 9,000 को 2:3 में बांटेंगे। आता है ना 2:3 में बांटना, कि 9,000 को पहले 2 में बांटना हो तो करेंगे मल्टीप्लाई 2/5, 2 + 3 5, और 3 रेशियो में बांटना हो तो 9,000 मल्टीप्लाई 3/5, तो दोनों की अमाउंट यहाँ मिल जाएगी ना विदित और विशाल की। तो यही कंटिंजेंसी रिजर्व यहाँ बांट दें कि कंटिंजेंसी रिजर्व 9,000 में से इसको मिलेंगे 3,600 और इसको 5,400, नए पार्टनर को नहीं, इसे पुराने पार्टनर को बांटेंगे, बरोबर। कंटिंजेंसी रिजर्व के बाद आपकी टेक्स्ट बुक में आगे दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये तो हो गया एडजस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी हो गया ना, ये सब एडजस्ट कर लिए थे ना हमने। क्रेडिटर भी अभी हो गए कि 10% कम देने थे, बैड डेब रिजर्व को भी हमने गिन लिया था, ये सभी चीजें गिन ली। तो अभी एसेट्स की तरफ जाओ, कि एसेट्स में ऊपर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को लिख दें, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको सिर्फ एसेट्स में लिखेंगे ना, कि एसेट्स में जाते हैं और एसेट्स में यहाँ पे लिख दें बिल्डिंग, से बिल्डिंग 66,000 रुपीज। बिल्डिंग के बाद मशीनरी, तो मशीनरी का एडजस्टमेंट हो गया, मशीनरी गिन ली थी हमने। फिर स्टॉक, स्टॉक को नहीं गिना है तो यही बिल्डिंग के नीचे ही लिखते हैं हम लोग स्टॉक, जहाँ बिल्डिंग लिखी उसके नीचे ये स्टॉक भी लिख दें 18,000 रुपए।
ठीक है, ये तो सीधी सीधी एंट्री करेंगे ना। डेप्टर्स, तो डेप्टर्स को गिन लिया था हमने पहले ही, डेप्टर को एक बार गिन लिया, अभी नहीं गिनेंगे। फिर बैंक, तो बैंक मतलब ये कैश अकाउंट कहलाता है हमारा। बैंक मतलब ये हमारे पैसे ही पड़े हुए हैं ना, तो हमने जो कैश अकाउंट लिखा ना उसका स्टार्टिंग बैलेंस है। कैश या बैंक, मैंने आपको पहले ही बोला था कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो वो सेम आता है, ठीक है ना, इन एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए। तो हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और कैश अकाउंट के डेबिट में ऊपर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखेंगे, नहीं तो खाली बैंक अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, इसमें बैंक ही लिखा हुआ है ना 8,400, तो बैंक लिखोगे तो भी चलेगा। और बैलेंस करके लिखोगे कि स्टार्टिंग का बैलेंस पड़ा हुआ है 8,400 तो भी चलेगा, जो भी लिखो उसमें, बराबर। ये कैश और बैंक अकाउंट वो सब यहीं पे ही लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया ना बैंक अकाउंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी हमने गिन लिया था, उसका एडजस्टमेंट भी कर दिया। तो अब सब एडजस्टमेंट हो गया ना, तो अब क्या किया जाएगा, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग करेंगे सबको। सबसे पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, मतलब लॉस हो रहा है, इसमें नुकसान बहुत सारे हुए इसके एडजस्टमेंट में। तो यहाँ डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 18,000 रुपये, वही टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 18,000 रुपये, और उसमें से ये ऊपर माइनस करेंगे कि 18,000 में ऊपर 3,000 माइनस करें तो बचेगा कितना, 15,000। ये 15,000 को लिखा जाएगा डिविजिबल लॉस। इसको क्या लिखेंगे, डिविजिबल लॉस लिखेंगे, ये लॉस हो गया हमारा। और वो लॉस दोनों को बांट दिया जाएगा ना, विदित और विशाल को, दोनों को बांटेंगे ना, विदित विशाल दोनों को। कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो 2:3 में, पुराने रेशियो में। जैसे प्रॉफिट बांटते हैं वैसे ये लॉस भी बांटेंगे। तो 2:3 में उसे बांट दे, तो विदित और विशाल को ये 15,000 उन दोनों को बांटे तो विदित को मिलेंगे 6,000 और विशाल के 9,000। ये लॉस हुआ दोनों का, 2:3 में बांट दिया जो, बरोबर। और अब इस लॉस को आगे कहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ ये क्रेडिट में दिया हुआ है ना, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। यहाँ अगर क्रेडिट में है तो उसके डेबिट में जाकर लिखेंगे, क्रॉस में। तो अब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएं और वहाँ डेबिट में लिखें हम लोग डिविजिबल लॉस। क्या लिखें, डिविजिबल लॉस, कि विदित के 6,000 रुपये, विशाल के 9,000 रुपये, ये लॉस हो गया। और अब ये कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करेंगे ना। कैपिटल अकाउंट में तो हमेशा क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा होता है, तो इसी का ही टोटल करेंगे पहले। पहले विदित को अगर क्लोज करें ना, तो पहले विदित में इस साइड का टोटल आ जाएगा 59,600, और यही टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 59,600, और इसमें से ये ऊपर के दोनों माइनस करेंगे, 59,600 में से ऊपर के दोनों माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा, 49,600, बराबर। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो बैलेंस हम लोग आगे ले जाते हैं वो। फिर विशाल की क्लोजिंग करें कि विशाल में भी इस साइड का टोटल अगर देखें तो 69,400, उतना ही टोटल यहाँ पे भी आएगा 69,400, और उसमें से ये ऊपर की दोनों अमाउंट माइनस करेंगे। 69,400 में से ये दोनों माइनस, तो कितना बचेगा, 58,400, ये बचेगा ना 58,400, ये इसका बैलेंस। और बंटी में, तो बंटी में तो सिर्फ यही अमाउंट है 72,000, वही अमाउंट यहाँ पे भी लिखेंगे, ऊपर कुछ माइनस के लिए है नहीं, तो यही अमाउंट लिख देंगे 72,000 रुपीज़। ये तीनों का बैलेंस मिल गया। और ये तीनों का बैलेंस कहाँ ले जाते हैं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाते हैं, और वहाँ लायबिलिटी में यहाँ ऊपर लिखे जो स्पेस हमने छोड़ी थी कि कैपिटल अकाउंट, और ये तीनों का नाम विदित, विशाल और बंटी, वो तीनों की अमाउंट लिखेंगे जो बैलेंस मिला, और तीनों का टोटल बाहर 1,80,000 रुपीज़, ये मिला ना 1,80,000, बरोबर। और ये जो मिला हमें, उसे आखिरी में अब कौन सा अकाउंट बाकी रहा क्लोज करने के लिए, तो वो बाकी रहा कैश अकाउंट। तो अब जाते हैं कैश अकाउंट में कि कैश अकाउंट में क्लोजिंग करें। कैश अकाउंट में इस साइड का टोटल ज़्यादा है,
तो इसका क्लोजिंग करें हम लोग तो इनका प्लस आ जाएगा 92,400, वही टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 92,400, और उसमें से ये ऊपर की दोनों चीजें माइनस करेंगे, ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो मिलेगा बैलेंस 86,400 कि ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कि आखिरी का बैलेंस जो हमें मिला वो कितना मिलेगा, ये 86,400 मिलेगा। और इस बैलेंस को आखिरी में कहाँ ले जाएंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो अब बैलेंस शीट के एसेट्स में जाते हैं और वहाँ एसेट्स में यहाँ पे लिख देंगे कैश या तो बैंक, जो भी कहो। आपकी टेक्स्ट बुक में बैंक लिखा हुआ था ना, तो भले बैंक लिखो या कैश लिखो, इतना हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ये अमाउंट जरूरी है ना हमारे लिए। तो इतनी अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है 86,400, और आखिरी में दोनों का टोटल कि इस साइड का अगर टोटल करो तो इसका टोटल मिलेगा 2,37,000 रुपीज, और वैसे ही इस साइड का टोटल करो तो इस साइड का टोटल मिल जाएगा 2,37,000 रुपीज। दोनों का टोटल इक्वल आ गया ना, और अगर दोनों का टोटल इक्वल है मतलब आपका आंसर करेक्ट है, बरोबर। अब आ रहे हैं सम समझ में, 2-3 सम हुए तब, ठीक है। हर सम में, फिर से बोल रहा हूँ, हर सम में गुडविल की एंट्री याद करना। आपके एग्जाम में ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आते हैं, बाहर के कोई क्वेश्चन आपको पूछते नहीं है। तो इसके लिए अगर सबकी आप गुडविल की एंट्री अच्छी तरह से समझ लो ना, तो आपके ये एडमिशन के तो पूरे मार्क्स पक्के, 8 में से 8 मार्क हमेशा पक्के मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है इनकी। तो आज जैसे हमने ये सम्स देखे, अब इनके ही दूसरे सम्स हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।